नमस्कार भाई। सभी लोगों को नमस्कार। क्या हालचाल है, कैसे हो? तो देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक चल रहा था अपना। और भारत में जो राष्ट्रवाद था उसका दूसरा चरण है। वीडियो तो तीसरा है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 3 वीडियो है, लेकिन राष्ट्रवाद का चरण दूसरा है, क्योंकि पहले में हमने कारण ही पढ़े हैं। तो देखिए, चरण दूसरा है तो इस दूसरे चरण का नाम क्या है, इसको पढ़ देते हैं हम। हाँ देखिए, जो दूसरा चरण है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे चरण का नाम है उग्रवादी युग। और उग्रवादी जो युग है वो 1905 में शुरू हुआ और 1919 तक चला, जिसे हम दूसरा चरण कहते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो 3 चरणों में चला है। ठीक है, तो दूसरे चरण को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कारण पढ़ेंगे कि क्या कारण हुआ कि दूसरा चरण आया। यानी कि पहले चरण में ही बात बन जाती, तो ऐसी क्या बात हुई कि दूसरा चरण को लाना पड़ा या दूसरा चरण आया। तो देखिए, पहला कारण आता है अपना सामने, बंगाल विभाजन। पहला कारण क्या था भाई? बंगाल विभाजन। बंगाल बंगाल विभाजन से उत्पन्न असंतोष है। ये शब्द, ये जो संतोष है ये असंतोष है। यानी कि बंगाल विभाजन से जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ कि उदारवादी लोग कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी उनके कार्य का अंग्रेज जो हैं वो उस कार्य को सीरियसली नहीं ले रहे। तो उनके रहते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो इसका मतलब धीरे धीरे देश का विभाजन कर सकते हैं। तो उग्रवादी युग क्यों आया? क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन होने से उनको दुख हुआ। दूसरा कारण है सूरत अधिवेशन। प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आएगा। सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, अगर आप क्रमबद्ध क्लास देखते चलेंगे, तीसरी क्लास है, तो निश्चित ही आप लोगों के समझ में आएगा और ये निश्चित ही यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। सूरत अधिवेशन 1907। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष था। बोस नहीं था, ये घ है घड़ी वाला। अध्यक्ष रास बिहारी घोष बना। सूरत गुजरात में है। इस अधिवेशन में क्या क्या विशेष बातें हैं जो कभी कभी प्रश्न आ जाती हैं। यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन है क्रमबद्ध रूप से। कौन सा अधिवेशन भाई? 23वां। और ताप्ती नदी के किनारे, क्योंकि सूरत ताप्ती नदी के किनारे, तो कभी प्रश्न पूछ लिया गया इसलिए दे दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का क्या हो गया भाई? विभाजन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हुआ था, कौन से अधिवेशन में या कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आपका उत्तर रहेगा 1907। और कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो आपका उत्तर रहेगा सूरत अधिवेशन। कौन सा उत्तर रहेगा भाई? सूरत अधिवेशन। अब विभाजन क्या हुआ इस प्रकार से, एक जो है वो है गर्म दल और एक जो है वो क्या है? नरम दल। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। नरम दल की विचारधारा है प्यार प्रेम से काम करना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। उसके अलावा अनुनय विनय प्रार्थना पत्र देकर। गर्म दल का मतलब है क्रांतिकारी गतिविधियां, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ठीक है, यानी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाली बात। तो नरम दल और गरम दल, ये दो विचारधारा जो कांग्रेस की थी वो अलग हो गई। ध्यान में आपको रखना है कब हुई थी? 1907 में। क्रमबद्ध एक एक व्यवस्था को हम पढ़ते चलेंगे। हमने 2 कारण पढ़े हैं। उग्रवादी युग क्यों शुरू हुआ, कब हुआ? वो तो 1905। क्यों शुरू हुआ? बंगाल विभाजन। दूसरा कारण है सूरत अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था कि सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो गर्मजोशी के जो लोग थे, गर्म दल के, वो लोग लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी लोगों ने रास बिहारी घोष को बना दिया। इस वजह से विभाजन, इनके अंदर मनमुटाव आया और इनके साधनों की वजह से अलग अलग हो गए। आगे चलें। तीसरा कारण देखिए आप। तीसरा कारण है उदारवादी कांग्रेस की। ये जो उदारवादी कांग्रेस है, कांग्रेस की जो उदारवादी युग है, उपलब्धि से असंतोष। यानी कि उदारवादी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है, हमने बहुत ज़्यादा कमाया है, लेकिन उग्रवादी कहते हैं कि आपकी जो उपलब्धि है वो हमारे अंदर असंतोष है। आपके रहते हुए ना स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है और ना ही देश को कोई मतलब विकास की ओर ले जा सकता। तो क्यों नहीं हम इस चरण को आगे लेकर चले जाएं। यानी कि उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष था, इसलिए वो लोग जो है उग्रवादी युग चाहते थे या क्रांतिकारी गतिविधियां चाहते थे। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन जो था वो भारतीयों को परेशान करता था। उस नीति से परेशान होकर भारतीयों ने उग्रवाद को अपनाया या आतंकवाद जैसी गतिविधियों को अपनाया।
अब देखिए हमें ये पढ़ना है, ये जो चल रहा है उग्रवादी युग, इस उग्रवादी युग के मुख्य नेता कौन है? तो देखिए लाल बाल पाल अरविंद घोष, चार मुख्य नेता। वैसे तो बहुत सारे हैं पर हम चार मुख्य बोलेंगे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से रहा, बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से रहा, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का संबंध बंगाल से रहा। कहाँ से रहा भाई? बंगाल से। इस प्रकार से हमारे ये बातें हुई। अब पढ़ेंगे मुख्य मुख्य घटनाएं क्या क्या घटी हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, हाँ तो देखिए मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हैं। सबसे पहली बात, पहली घटना कहाँ से शुरू करें हम? महाराष्ट्र से। पहली घटना कहाँ से शुरू कर रहे हैं भाई? महाराष्ट्र से। देखिए महाराष्ट्र का जो मुख्य नेता है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का मूल रूप से नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारत में, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र क्रांति का जनक। भारत में सशस्त्र क्रांति का जनक किसको कहा जाता है भाई? बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने उग्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए क्या किया? 1886 में शिवाजी तथा 1894 में गणपति नामक उत्सव मनाया। इससे धार्मिक गतिविधियां जुड़ी, यानी कि इससे ये हुआ कि हिंदू जो है वो एकजुट होने लगे। हिंदुओं के लिए शिवाजी भी और गणपति यानी कि गणेश जी महाराज भगवान वो, तो उनको धार्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसका उद्देश्य ये भी हो जाएगा कि भाई शिवाजी तथा गणपति उत्सव क्यों मनाए गए? धार्मिक रूप से हिंदुओं को जोड़ने के लिए या अपने उग्रवादी विचारों को आगे प्रचारित करने के लिए। 1881 में तिलक ने क्या किया? केसरी व मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया। केसरी व मराठा समाचार पत्रों का क्या किया भाई? संपादन। ध्यान रखना इसमें जो मराठा समाचार पत्र है वो अंग्रेजी का है, परीक्षा में पूछा गया है। मराठा समाचार पत्र किसका है? अंग्रेजी का। और केसरी समाचार पत्र जो है वो मराठी भाषा का है, मूल वहाँ की भाषा का। ठीक है, मराठा से मराठी नहीं करना है। 1882 में केसरी समाचार पत्र में कोल्हापुर के महाराज के विरुद्ध लेख लिखने के कारण जेल जाना पड़ा, और ये जेल जाने की प्रक्रिया थी पहली बार। ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक पहली बार जेल कब गए थे? 1882 में। और क्यों गए? अपने लेखनी के कारण, समाचार पत्र के कारण, या हम कह सकते हैं पत्रकारिता के कारण। अब देखिए इसमें नोट, कल की तरह वही नोट वाली बात आएगी और नोट वाली बात वही बेस्ट रहेगी कल की तरह। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखिए, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जेल तो बहुत जा रहे थे, बाद में भी जाते रहेंगे, लेकिन पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्तित्व बाल गंगाधर तिलक ही थे। अनेक बार जेल गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक बार, सर्वाधिक तो नहीं होंगे, सर्वाधिक तो सुभाष चंद्र बोस रहे। 1908 में फिर से केसरी समाचार पत्र में, कौन से समाचार पत्र में? केसरी में। ध्यान देंगे 1908 में पुनः केसरी समाचार पत्र में, उसी समाचार पत्र के कारण 6 वर्ष की सजा हुई। और इस बार ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, कौन सी जेल भाई? मांडले जेल। मांडले जेल में जाना पड़ा। यहीं इस जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न है कि कौन सी जेल में गए। क्रांतिकारियों की जेल से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि महात्मा गांधी कौन सी जेल में गए थे, सुभाष चंद्र बोस कौन सी जेल में थे, वीडी सावरकर कौन सी जेल में थे, ये सारे आगे आएंगे। जोरावर सिंह बारट कौन सी जेल में थे, सब की सब यहाँ पर हम उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। और भी इनकी एक अन्य पुस्तक है, जेल में रचना तो नहीं की है, लेकिन कभी कभी पूछ लें तो अन्य पुस्तक का नाम हम लिख लेते हैं, द आर्कटिज होम, द आर्कटिज होम ऑफ द वेदाज। इसका मतलब है वैदिक लोगों का होम यानी घर जो है वो आर्कटिक प्रदेश है। और ये कौन कहते हैं भाई? बाल गंगाधर तिलक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से कैसे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछला जो वीडियो है उसको भी देखें, तो आपको निश्चित ही आगे वाली जो क्लासें हैं वो समझ में आएंगी, और निश्चित ही यहाँ से प्रश्न भी परीक्षा में आते रहते हैं। महाराष्ट्र में पढ़ रहे थे हम,
महाराष्ट्र अपना टॉपिक चल रहा था। महाराष्ट्र की प्रथम क्रांतिकारी जो संस्था है उसका नाम देखिए, कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं भाई। महाराष्ट्र की प्रथम क्रांतिकारी संस्था व्याया मंडल थी। इस व्याया मंडल संस्था के संस्थापक देखिए चापेकर बंधु हैं। और आप निश्चित ही अगर एग्जाम देते रहते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि चापेकर बंधु का प्रश्न परीक्षा में 2 या 3 बार आया हुआ है। क्या आया है मैं वो बताऊंगा। ये चापेकर बंधु हैं कौन? एक है दामोदर हरि, 2 भाई हैं, और एक है बालकृष्ण चापेकर। दामोदर हरि और बालकृष्ण चापेकर। अब इनका नाम चर्चा में क्यों आया? पढ़ रहे थे हम बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम चर्चा में क्यों आया उस बात को देखिए। 1897 की कहानी है। इन चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एम हर्स्ट की हत्या की थी, जिसे तिलक ने उचित ठहरा दिया। पूरी कहानी सुनना। पूना में प्लेग फैला तो सरकार ने प्लेग कमिश्नर नियुक्त कर दिया रैंड एमहर्स्ट को, और सरकार ने पैसे वैसे की व्यवस्था की कि भाई प्लेग की रोकथाम करो। ये रैंड एमहर्स्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे खा गया। तो रैंड एमहर्स्ट जो था उसने प्लेग से संबंधित जो बजट आया वो बजट खा गया। तो चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या को तिलक ने क्या कहा? इस हत्या को तिलक ने शिवाजी से तुलना कर दी कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। तब तो पूरा भारत जो है वो शिवाजी को उचित मान रहा है, इतिहास में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो ये चापेकर बंधु भी उचित हैं। इस वजह से भी उनको जेल जाना पड़ा दूसरी बार। देखिए अगली संस्थाएं देखिए आप, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। मित्र मेला व अभिनव भारत, ध्यान देंगे मित्र मेला ही अभिनव भारत है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। देखिए मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना 1899 में हुई और करने वाले कौन है? वी.डी. सावरकर। भारत के प्रमुख क्रांतिकारी हैं, हिंदुवादी नेता हैं। ये जो वी.डी. सावरकर ने की, ये संस्था 1904 में जाके अभिनव भारत के नाम से जानी गई। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्र मेला व अभिनव भारत का परीक्षा में प्रश्न आता है और आता ही रहता है, इसमें कोई संकोच वाली बात भी नहीं है। इस संस्था के सदस्य, कौन सी संस्था? अभिनव भारत। इस संस्था के सदस्य पांडुरंग महादेव वापट। पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेज दिया गया। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाएं जो है वो उग्रवादी युग से संबंधित है और उग्रवादी गतिविधियों से भारत को आज़ाद कराना चाहती हैं ये सारे के सारे संस्थाएं। ठीक है, इनका विचार है कि साधन गलत हो सकता है लेकिन साध्य उचित होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग पैसे वैसे देकर नौकरी लग जाते हैं, तो लग गए तो लग गए, अपना साध्य पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसे ही इन संस्थाओं का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो और चाहे वो अनुनय विनय, कुछ भी हो, लेकिन काम होना चाहिए, यानी देश आज़ाद होना चाहिए। देखिए इसी संस्था के सदस्यों ने नासिक षड्यंत्र केस को अंजाम दिया। ये देखना, ये परीक्षा में प्रश्न आता है, फिर मैं बोल रहा हूँ, नासिक षड्यंत्र केस को अंजाम दिया। पहला प्रश्न तो यह आएगा कि कब? आपका उत्तर है 1909। क्या था देखिए, 1909 में अनंत लक्ष्मण, व्यक्ति का नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हारे। 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। मैं ऊपर टॉपिक लिख रहा हूँ नासिक षड्यंत्र, कल को परीक्षा में प्रश्न आ जाए जैक्सन हत्याकांड, दोनों एक ही बात रहेंगी। 1909 की बात है। तो इसी अभिनव भारत संस्था के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी। ठीक है, इसी षड्यंत्र के तहत वी.डी. सावरकर को भी, किसको भाई? वी.डी. सावरकर को भी पोर्ट ब्लेयर की जेल भेजा गया था। पोर्ट ब्लेयर आजीवन कारावास भेजा गया था। ध्यान रखना, कैसा भाई? आजीवन कारावास पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, इस बात का भी कल को ये भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। फिर से देखना भाई, हाँ अब आ रहा होगा पूरा अक्षर। मैं बोल रहा हूँ इसी षड्यंत्र के तहत वी.डी. सावरकर को पोर्ट ब्लेयर की सजा दी गई। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना,
वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है जहाँ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और प्रश्न ध्यान से सुनिए, 2 बार, बहुत ही मोस्ट बात आ रही है, 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दिए जाने वाला एकमात्र व्यक्ति था वो वीडी सावरकर। जब पोर्ट ब्लेयर में इनको सज़ा दी गई और जेल में गए तो वहाँ की जेल का दर्शन किया इन्होंने, और वहाँ की जेल को देखकर इन्होंने एक बात कहा था। क्या कहा था? यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। यहाँ की मिट्टी के कण कण से पूछो, यहाँ की गाथा बलिदानी। यानी कि जहाँ पर इतने भारत के वीर सपूतों को जेल में रखा गया उसे आप काला पानी कह रहे हो, काले पानी की सज़ा। ये तो एक तरीके से तीर्थ बन गया। इतने बड़े बड़े जो है भारतीय क्रांतिकारी आ रहे तो उनके दर्शन हुए मुझे, उनके चरणों की धूल मुझे देखने को मिली, ऐसा कहने वाला वीडी सावरकर था। देखिए मेन नोट्स देखते हैं, फिर 2-3 नोट। बाल गंगाधर तिलक का संबंध ध्यान से रखना आर्य बांधव समिति से था। बहुत ही बढ़िया। बाल गंगाधर तिलक का संबंध किससे था भाई? आर्य बांधव समिति। ऊपर आया था मित्र मेला, अभिनव भारत, वो वीडी सावरकर का संबंध है। ठीक है, अगली बात, स्वदेशी बांधव समिति, एक समिति ये भी है। स्वदेशी बांधव समिति का गठन 1905 में अक्षय कुमार दत्त ने किया था। किसने किया भाई? अक्षय कुमार दत्त ने। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये भाई। राष्ट्रीय आंदोलन तो टोटल ही बढ़िया प्रश्नों का है। एक और देखिए, उसी दौरान एक नाटक लिखा गया था नील दर्पण। उस नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। दीनबंधु मित्र ने की। ठीक है, निश्चित ही आपको समझ में आएगा और आप निश्चित ही समझ पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पिछले जो क्लासेस जितनी भी हैं राष्ट्रवाद की और मत देखिए, और राष्ट्रवाद की जितनी भी क्लासें पीछे चली गई हैं उनको देखें। और जो लोग लाइव बने हुए हैं उनसे विनती है कि वो वीडियो पूरा होने तक लाइव बने रहें। ज़्यादा समय की बात नहीं होगी, 40-45 मिनट तक लाइव बने रहें। हाँ देखिए, अब हम बंगाल में शुरू करते हैं। अभी हमने महाराष्ट्र से संबंधित गतिविधि पढ़ी है, अब बंगाल से पढ़ते हैं। तो बंगाल की पहली संस्था पढ़ते हैं सबसे पहले, अनुशीलन समिति। ये भी परीक्षा से संबंधित बढ़िया प्रश्न है। अनुशीलन समिति 1908 में बनी है। एक एक बात चर्चा कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसकी व्याख्या दी गई है। देखिए पहली बात, यह बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। हो सकता है संस्थाएं बहुत सारी हों, लेकिन पहली क्रांतिकारी संस्था जो थी वो ये थी। अगली बात, स्थापना करने में कई लोगों का हाथ है, लेकिन मूल व्यक्ति जो है वो है बारिंद्र नाथ घोष। और कौन है भाई? भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना कर दी, और भी बहुत सारे सदस्य थे। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष देखिए, परमथनाथ मित्र। पहला अध्यक्ष कौन बना? परमथनाथ मित्र। कोई भी प्रश्न, कोई सी भी लाइन को उठा के प्रश्न पूछ लें अपने को, तो भाई सही तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो पूरी प्रत्येक लाइन ही अपने को पढ़नी पड़ेगी भाई। अपने को निश्चित थोड़ी पता है कौन सा प्रश्न आ जाएगा, तो प्रत्येक लाइन का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्यक्ष हमने पढ़ लिया। उपाध्यक्ष देखें, उपाध्यक्ष 2 बनाए गए, एक अरविंद घोष और एक कौन बनाए गए? CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास बहुत बड़े वकील थे, आगे आप पढ़ेंगे इनका। भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, ये बहुत ही अच्छे वकील थे। ठीक है, इस संस्था का नारा क्या था? इस बात पर विचार करें आप। खून के बदले खून। बात समझो, संस्था का नारा था कि हमें कोई भी किसी भी प्रकार की अपील, विनती, कोर्ट कचहरी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि भारतीयों का कोई खून बहाएगा तो उतना ही खून हम बहाएंगे। बात समझ पा रहे होंगे। ये संस्था के सदस्य कहते हैं कि अगर भारतीय मारे जाएंगे तो बदले में अंग्रेज़ों को भी चुन चुन कर मारा जाएगा, खून के बदले खून, और हमें कोई न्यायवाय की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्था का नामकरण, इस संस्था का नाम रखा MN राय ने। MN राय, इन्होंने ये नाम रखा था अनुशीलन समिति। मुख्य समाचार पत्र देखिए, इस संस्था से सभी जितनी संस्थाएं आगे और भी आएंगी उनके समाचार पत्र अपने अपने होते हैं। ठीक है, इस संस्था अनुशीलन समिति का समाचार पत्र युगांतर था, और युगांतर का प्रथम संपादक देखिए, ध्यान रखना बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। युगांतर जो समाचार पत्र है उसका संपादक भूपेंद्र नाथ मित्र था। कौन था भाई? भूपेंद्र नाथ मित्र। देखिए आगे देखिए,
अब अगली देखिए, नोट देखिए, जहाँ जहाँ भी नोट दिया गया है महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल जिस प्रकार से मैं एक एक लाइन को लेकर चल रहा हूँ उसी प्रकार से आप एक एक लाइन को उतार सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देते रहते हैं वो एक एक लाइन को उतार सकते हैं। तो देखिए, युगांतर नामक संस्था, उपरती युगांतर समाचार पत्र, ये क्या है? समाचार पत्र, ये है संस्था। युगांतर नामक संस्था की स्थापना बारिंद्र घोष ने की थी और युगांतर समाचार पत्र भूपेंद्र नाथ दत्त ने चलाया था। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, अब बंगाल की गतिविधियां पढ़ रहे हैं हम। तो बंगाल में रहते हुए पहली घटना घटती है ये मुजफ्फरपुर कांड। इसे हम कहेंगे मुजफ्फरपुर हत्याकांड, मुजफ्फरपुर घटना। ठीक है, अपने को तो सीधा प्रश्न आएगा तो सीधा उत्तर देना पड़ेगा। कब कब का प्रश्न आ जाएगा तो आपका सीधा उत्तर होगा 1908। कहानी इसकी मैं बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए, अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम खुदीराम बोस और दूसरा सदस्य प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस, दूसरा कौन है भाई? समझ पा रहे होगे, प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी, ये मजिस्ट्रेट था, तो मजिस्ट्रेट था तो कहीं ना कहीं इस मजिस्ट्रेट से भूल चूक हुई होगी, किसी भारतीय के साथ अन्याय हुआ, तो इन दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड जो था इसकी हत्या कर दी। तो सीधी सी बात है, हत्या कर दी तो उन पर मुकदमा चला, मुकदमा चलाकर उन दोनों को फांसी दे दी गई। तो ये तो कोई बहुत सामान्य बात है, फांसी उस समय दी जा रही थी बहुत से लोगों को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फांसी दी गई। सबसे प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न यहाँ ये बन रहा है कि सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाला भारतीय खुदीराम बोस था। सोचने की बात है। और कितने वर्ष का था उस समय? 15 वर्ष का बालक था। आज 15 वर्ष के बालक से स्कूल का बैग नहीं चलता और वो बंदूक चलाकर और किंग्सफोर्ड की उसने हत्या कर दी। उस 15 वर्ष के बालक को ही अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा सुना दी। उनको ऐसा भी नहीं लगा कि ये बालिग हुआ कि नहीं हुआ, वयस्क हुआ कि नहीं हुआ। देखो, आज के दिन अगर कोई अल्पवयस्क है, ठीक है, अवयस्क है, तो उसे फांसी की सज़ा नहीं देते। ठीक है, बाल सुधार गृह में इनमें रख दिया जाता है। बहुत सी अलग अलग कानून व्यवस्था है। पर उस समय अंग्रेज़ों को ऐसा नहीं सोचना था। अंग्रेज़ों को तो इस बात का बदला लेना था। तो उन्होंने क्या किया, खुदीराम बोस को फांसी दी, प्रफुल्ल चाकी को भी दी। खुदीराम बोस उस समय 15 साल का लड़का था, लेकिन लड़के में जुनून था कुछ कर दिखाने का। ऐसा जुनून था कि कुछ कर दिखाएं, और कर दिखाया। कम से कम खुद को फांसी लगी है, खुद शहीद हुआ है, तो एक अंग्रेज़ को तो कम से कम लेकर ही गया। अगली घटना देखिए, तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड क्लियर हुआ भी क्लियर। तो नेक्स्ट घटना देख लीजिए, अलीपुर षड्यंत्र। सेम वैसे के वैसे वहाँ भी वो भी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र ही है। यहाँ भी कुछ ना कुछ विशेष ऐसी बात हुई होगी। देखिए, पहला प्रश्न तो यह आएगा कि अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ? 1909, 1908-9 की ज़्यादातर घटनाएं हैं। देखिए, अवैध अस्त्र शस्त्र रखने के आरोप में अनुशीलन समिति के सदस्यों पर केस चला था। अनुशीलन समिति के सदस्यों पर क्या चला भाई? केस। ये क्या थे, हर एरिया बांटकर, और इस समिति के सदस्यों ने भारत में एक साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रखी थी। किंतु अलीपुर में अचानक सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया इन लोगों को। किसी ने मुखबिर कर दिया, मुखबिर कोई इनकी सूचना दे दी होंगी अंग्रेज़ों को, तो पकड़े गए। इसमें अरविंद घोष भी मुख्य नेता था, लेकिन अरविंद घोष को छोड़कर 34 सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध लगा था। इसका मतलब कितने सदस्यों पर ये आरोप लगे? टोटल 35 सदस्य यहाँ गिरफ्तार हुए थे। किंतु बचाव किसका हो गया, इस बात का ध्यान रखना, अरविंद घोष। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखना, अलीपुर षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो उत्तर फिर भी रहेगा अरविंद घोष। अब अरविंद घोष को छोड़ दिया जाए तो 34 सदस्यों के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लग गया कि किसी भी प्रकार की गतिविधियों में आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, या पाए गए तो आपको सजा दी जा सकती है। अब नोट में फिर एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, अरविंद घोष का बचाव, यानी कि वो कैसे बच गए। मैंने ऊपर एक बात बताई थी कि CR दास एक बहुत बड़े वकील थे, ये बताया था मैंने। तो अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया। कैसे भी करके अपनी पूरी जान जोखिम में डाल दी, पूरी मेहनत जितना सीखा था वो लगा दिया और अरविंद घोष को बचा लिया। मुख्य कार्यकर्ता था अरविंद घोष। अब देखिए, अरविंद घोष 1916 में
पांडिचेरी चले गए। कहाँ चले गए भाई? पांडिचेरी। यहाँ भी एक मूल और बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ उन्होंने अरोविले आश्रम की स्थापना की। ये ध्यान रखना, आश्रम के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। अरोविले आश्रम किसने स्थापित किया? पवनार आश्रम किसका है? साबरमती आश्रम किसका है? वर्धा आश्रम किसका है? इस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। तो अरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की। और राजनीति से कह सकते हैं आप इसे, या आप कह सकते हो क्रांतिकारी गतिविधियों से सदा के लिए संन्यास ले लिया कि अब किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में मैं शामिल नहीं होऊंगा। ऐसे कौन थे भाई? अरविंद घोष। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से उग्रवादी लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अंत में संन्यास लिया और अरोविले में जाकर आश्रम की स्थापना करके और रहने लगा। अब देखिए, दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली में क्रांतिकारी घटना को देख लेते हैं। देखिए क्या थी। नेतृत्व। सबसे पहला प्रश्न नेतृत्व बनेगा कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका नेतृत्व अमीर चंद के द्वारा किया गया, मास्टर अमीर चंद। दिल्ली षड्यंत्र केस, देखो ये भी प्रश्न है कि दिल्ली षड्यंत्र, एक तो अलीपुर षड्यंत्र आ गया, एक मुजफ्फरपुर षड्यंत्र आ गया, एक नासिक षड्यंत्र आ गया। ऐसे ही दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? ध्यान रखना, 1912 में। क्या हुआ था? क्रांतिकारियों ने लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के जुलूस पर बम फेंका था। आपको पता हो कि जुलूस निकाला जा रहा था, क्यों? क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाया गया है और उसकी खुशी से दिल्ली को क्या बनाया गया था? राजधानी। उसकी खुशी में लॉर्ड होर्डिंग ने जुलूस निकाला था। और चांदनी चौक पर जब उसका जुलूस निकला तो चांदनी चौक पर कुछ कार्यकर्ताओं ने बम फेंका, जिसमें राजस्थान का भी था, जोरावर सिंह बारट, जो भीलवाड़ा शाहपुरा के हैं, वो थे, ठीक है। अब इसमें लॉर्ड होर्डिंग तो बच गया, ठीक है। उसके जो हाथी को चलाने वाला था महावत, ठीक है, वो मारा गया था, महावीर सिंह उसका नाम था। इस षड्यंत्र की योजना, ध्यान रखना, ये जो षड्यंत्र है इसकी योजना का प्रश्न पूछेगा तो उत्तर आएगा रास बिहारी बोस ने बनाई थी। तो पकड़ा नहीं गया। और इसमें मुख्य क्रांतिकारी कौन था? ये नाम आ गया जोरावर सिंह बारट, और उसका भतीजा भी शामिल था, प्रताप सिंह भारत। और भी बहुत सारे नेता थे, क्योंकि बड़ी स्कीम है तो कोई एक आदमी तो नहीं करेगा ना। इस केस में मुकदमा चलाया गया, 4 लोग गिरफ्तार हुए और 4 लोगों को फांसी दी गई। ये हमारी उग्रवादी घटनाएं चल रही हैं कि भारतीयों के द्वारा देश को आज़ाद कराने के लिए कौन कौन सी उग्रवादी घटनाएं चलाई जाएंगी और उन उग्रवादी घटनाओं का क्या अंजाम निकलेगा। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या पढ़ रहे हैं हम? लंदन में, यानी कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उग्रवादी गतिविधियां कोई एक जगह नहीं चल रही हैं, स्थान स्थान पर चल रही हैं। भारत में भी बहुत सारे स्थानों पर, जब भारत के स्थानों पर हम बहुत से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि देश आज़ादी की ओर नहीं जा रहा, यानी कि हम सफल नहीं हो पा रहे, तो ये घटनाएं हम विदेशी सहायता तक पहुंच रहे, यानी कि विदेशों में भी ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं, ठीक है। उनमें अभी अभी हम शुरू कर रहे हैं लंदन में। तो देखिए, लंदन में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। वहीं पर रहते थे, वहीं से लोगों को उकसाने का काम करते थे, लोगों को राष्ट्रवादी घटनाओं से जोड़ने का काम करते थे। इनको कहा जाता है भारतीय राजनीति का पिता। देखो, राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, पर इनको कहा जाता है भारतीय राजनीति का पिता, जबकि भारतीय राजनीति का बच्चा जो है वो भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। तो देखिए, लंदन में नेतृत्व कर रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, जिनको भारतीय राजनीति का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इंडिया होम रूल सोसाइटी, क्या किया भाई? इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी, ठीक है, इस सोसाइटी की। और कब कर दी है? 1905 में, ठीक है। इसके लिए, इस सोसाइटी के लिए एक समाचार पत्र भी चलाया, इंडियन सोशलिस्ट। समाचार पत्र का नाम क्या है भाई? इंडियन सोशलिस्ट। ये समाचार पत्र चलाने का प्रयास किया है। कुछ दिनों के बाद में यही संस्था जो है वो इंडिया हाउस के नाम से जानी गई।
और इंडिया हाउस का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? वीडी सावरकर। यानी कि इस समय वीडी सावरकर जो है वो भी लंदन जा चुके हैं, क्योंकि आप जानते हो वीडी सावरकर 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए जाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 2 बार इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक बार लंदन में चले गए थे। अब आसानी से कोई जाने नहीं देगा, भाग कर गए होंगे। जब वो लंदन में गए तो वीडी सावरकर जब लंदन में गए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनको सहारा दिया। ठीक है, ये रिट में प्रश्न आया हुआ है कि छात्रवृत्ति की योजना किसने कराई, इस प्रकार से। अब इंडिया हाउस का गठन पूछ लेंगे तो उत्तर वीडी सावरकर ही आएगा, और इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन पूछ लेंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा आएगा। अब वीडी सावरकर आ गया है तो घटना क्रांतिकारी हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो वीडी सावरकर के नेतृत्व में इंडिया हाउस, हाँ, इंडिया हाउस संस्था जो है, संस्था के सदस्य का नाम सुनिए, मदन लाल डींगरा। इंडिया हाउस संस्था का एक सदस्य मदन लाल डींगरा, इसने क्या किया, 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की हत्या कर दी। यानी भारतीय लोगों ने बहुत अपने हाथ पैर चलाए आज़ादी दिलाने के लिए। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को कर दी मदन लाल डींगरा ने। ये इंडिया हाउस का सदस्य था और वीडी सावरकर के नेतृत्व में। तो वीडी सावरकर के नेतृत्व में भारत में भी घटना चल रही है, लंदन में भी चल रही है। अतः इनको लंदन में फांसी दे दी गई। किनको? मदन लाल डींगरा को, ध्यान रखना। यहाँ प्रश्न बनेगा, एकमात्र शब्द लिखा है, ये एकमात्र भारतीय क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनको लंदन में फांसी दी गई, और उनका नाम क्या है? मदन लाल डींगरा। जैसे पिछला प्रश्न था कि सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाला व्यक्ति कौन था, आपका वहाँ उत्तर बना था खुदीराम बोस, और यहाँ उत्तर बनेगा कि एकमात्र व्यक्ति जिसे लंदन में फांसी दी गई वो है कौन? मदन लाल डींगरा। आगे चलें, पेरिस में घटना कहाँ की है भाई? पेरिस की। तो देखिए, पेरिस में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वही श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन में कर रहे थे, तथा उनकी सहयोगी, ठीक है, महिला सहयोगी या उनकी, देखो, मैडम बीकाजी कामा है। कौन है मैडम बीकाजी कामा? मैडम रुस्तम बीकाजी कामा, ऐसे उनका पूरा नाम है। इनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन हो गया एक तरीके से क्रांति या राष्ट्रीयता, समझो, भारतीय राष्ट्रीयता की माता और भारतीय राष्ट्रीयता का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब क्या हुआ, मैडम बीकाजी कामा 19, इनका एक एक योगदान देख रहे हैं महत्वपूर्ण। 1907 में स्टुअर्ट गार्ड एक स्थान है पेरिस में, यहाँ पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। जितने भी समाजवादी पार्टियां हैं, जितने भी समाजवादी दल हैं, वो सारे एकत्रित हुए थे वहाँ पर, और विभिन्न देशों की जो चिंतनीय बात हैं, विभिन्न देशों को आज़ाद कराने से संबंधित जो बातें हैं वो वहाँ कर रहे थे। तो उस समय स्टुअर्ट गार्ड में प्रतिनिधि बनकर, भारत का प्रतिनिधि बनकर मैडम बीकाजी कामा पहुँचे थे, और इन्होंने वहाँ पर तिरंगा फहराया था। इन्होंने वहाँ पर क्या फहराया भाई? तिरंगा। तो ये यहाँ मूल प्रश्न ये बनेगा कि ये तिरंगा विदेश की धरती पर पहली बार फहराया गया था। विदेश की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराने वाली महिला का नाम है मैडम बीकाजी कामा, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। बात समझ रहे होंगे। अगला देखिए, अमेरिका की कहानी देखिए। अमेरिका में मूल रूप से जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उनका नेतृत्व एक पार्टी करती है, और उस पार्टी का नाम है गदर पार्टी। इस गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई। आप खुद एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि गदर पार्टी की स्थापना से संबंधित प्रश्न बार बार आता रहता है, और स्थापना करने वाले व्यक्ति का भी प्रश्न आता है। स्थापना करने वाले थे लाला हरदयाल और उनके साथ अन्य सहयोगी, पर अन्य सहयोगियों का तो प्रश्न आता ही नहीं है, इसलिए लाला हरदयाल आपको याद रखना पड़ेगा। गदर पार्टी की स्थापना करने के बाद इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न ध्यान रखना, अध्यक्ष है सोहन सिंह भाखना। अध्यक्ष कौन है भाई? सोहन सिंह भाखना। और इसका उपाध्यक्ष लाला हरदयाल, जिसने पार्टी की स्थापना की है, उसको बनाया गया था उपाध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष बनाया गया किसको भाई? काशीराम को। इस गदर पार्टी के लिए एक समाचार पत्र भी बनाया गया,
जितने भी पार्टियां हैं उनके समाचार पत्र भी हैं। गदर पार्टी के लिए एक समाचार पत्र बनाया गया। इस समाचार पत्र का नाम भी गदर था। समाचार पत्र का नाम भी क्या था? गदर। और गदर समाचार का पहला प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था, बाद में अनेक भाषा में हुआ है। तो देखो, भारतीय राजनीति का ये राष्ट्रीयवाद जो टॉपिक चल रहा है, राष्ट्रवाद, ये इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है कि हम 2-3 वीडियो में कवर कर लें। टॉपिक बड़ा है, इसलिए आज हम ये जो राष्ट्रीय विचारधारा या उग्रवादी युग है, इसको भी 2 पार्टों में पढ़ेंगे। फिर अगला गांधीवादी युग आएगा, उसको भी 2 या 3 पार्टों में पढ़ा जाएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन छोटा टॉपिक नहीं है। हम एक दिन में मतलब 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो ना बनाकर छोटी छोटी बना लें, ताकि आप आसानी से इनको लिख सकें कॉपी में और उनको रिवीज कर सकें। 1 घंटे दिन में पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आएगा, फिर उसको पढ़ लें और उसको उतार लें। तो निश्चित ही क्रमबद्ध आपका ये मैटर जो है वो एक कॉपी में हो जाएगा, और ये गारंटी के साथ अच्छे से अच्छा मैटर है। ठीक है, इस पर विश्वास कीजिए और अध्ययन कीजिए। लाइव बने रहने वाले सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, और जो भी वीडियो पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद भाई सभी लोगों का।